हेलो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास है क्लास 10 मैथ का जो प्रश्नावली 5.2। ये थोड़ा सा लंबा प्रश्नावली है, इसलिए हमने कई पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया। तो ये इसका तीसरा पार्ट है, ठीक है, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 से हल करने वाले, ठीक है। और इसका जो क्वेश्चन नंबर 11 है इसको हमने ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर इस वीडियो को जब एंड तक आप देखेंगे तो वहाँ भी आपको एक वीडियो मिलेगा, वहाँ से आप जा करके देख सकते हैं, ठीक है। ये जो क्वेश्चन नंबर 11 था ये मोस्ट इंपॉर्टेंट था, इसलिए हमने इसको आसान तरीके से और अलग बता दिया था, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को हल करने वाले हैं। तो देखिए इसका आसान तरीका बिल्कुल आसान है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और देखेंगे क्या पूछ रहा है। तो इसमें कह रहा है कि दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर, ठीक है, सार्वंतर मतलब डी समान है, ठीक है। कोई दो समांतर श्रेणियाँ है, उसका सर्वांतर जो है वो दोनों का ही समान है। कह रहा है कि इनके सभी पद का अंतर, अंतर मतलब क्या, अंतर कहीं पर पूछ देते हैं तो मतलब कि हमें घटाना होता है। अंतर 100 है तो इनके 1000वें पद का अंतर क्या होगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले समांतर श्रेणियाँ होता कैसा है। समांतर श्रेणियाँ यही होता है ना, जैसे कि लिखा है 2 4 6 8, इस तरीके से ये लिखा होता है, ठीक है। इनके बीच का जो अंतर है वो सेम है, तो यही होता है समांतर श्रेणियाँ। अब यहाँ पर कह रहा है दो समांतर श्रेणियाँ, लेकिन वो दोनों समांतर श्रेणियाँ है का, ये चीज़ तो दिया नहीं है। तो मैथ का नियम होता है कि जो चीज़ न दिया हो उसको हम मान लेंगे। अब मानने के लिए अब ऐसा तो हम मान नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू है, लेकिन हमारे पास कोई ऐसा वैल्यू दिया नहीं, तो हम कुछ ऐसा तो मान नहीं सकते, तो हम ऐसे मानेंगे। देखिए दो समांतर श्रेणियाँ, तो लिखें पहला समांतर श्रेणी, पहला समांतर श्रेणी हम मान लेते हैं A1 A2 A3 इस तरीके से, ठीक। और दूसरा समांतर श्रेणी दो कह रहा है ना, तो दूसरा भी मान लेते हैं, दूसरा समांतर श्रेणी, ठीक है, इसको हम मान लेते हैं। तो ये भी अभी हमें नहीं पता है, तो हमें मानना तो कुछ ऐसा ही है, तो आप जो मन करे वो मान लीजिए, ठीक है। आप मन करे तो P1 P2 P3 मान लीजिए, ठीक है। मानने मन करे तो इसी का कैपिटल लेटर वाला ऐसे मान लीजिए A1 A2 A3, ठीक है। इसमें कोई रोक टोक नहीं है कि हम यहाँ पर क्या माने, जरूरी नहीं है कि हमने ए मान लिया तो आप भी ए ही मानिए। आप PQR कुछ मान लीजिए, ठीक है, P1 P2 P3 ऐसे भी मान सकते हैं, ठीक। इतना हो गया। अब इसके बाद से कह रहा है, तो सबसे पहले वाले को हल करेंगे। कह रहा है कि सर्वांतर समान है, ठीक है, मतलब कि इनके और इनके बीच का सर्वांतर होता क्या है, इनके बीच का जो अंतर होता है इसी को सर्वांतर कहते हैं ना। इसके बीच का, इसके बीच का और इसके दोनों के बीच का जो सर्वांतर है वो सेम है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि D बराबर क्या है। अब हमें तो पता नहीं है, क्योंकि हमें तो अंक ही नहीं पता है कि यहाँ पर क्या होगा, ठीक है। तो सर्वांतर सेम है, मतलब कि दोनों के बीच का जो अंतर है वो क्या है, सेम है, तो हम कुछ भी मान सकते हैं। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि दोनों के बीच का जो अंतर है वो मान ले P है, ठीक है। अब इसके बाद से देखिए इस पहले वाले को हल कर लेते हैं। तो इसमें कह रहा है यदि इनके 100वें पद, तो देखिए यहाँ पर 3 पद हैं, और इसी में जब आगे बढ़ते जाएंगे तो एक टाइम पर आएगा जब 100वां पद आएगा, ठीक है। तो 100वें पद का अंतर क्या है, 100 है, ठीक है। तो इन दोनों के 100वें जो पद हैं उनका अंतर क्या है, 100 है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे A, इस वाले का A 100वां, अंतर कर रहा है तो माइनस कर देंगे, ठीक है। अब इसका भी हम 100वां पद, तो A 100वां। अब यहाँ पर माइनस क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि अंतर है, अंतर 100 है, तो यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। इन दोनों में अब अंतर क्या हो गया, 100 हो गया, ये चीज़ होता है। अब इसके बाद से क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला होता है ना, जैसे कि मान लीजिए A5 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A लिखते हैं प्लस में 5 है तो 4 और D लिख देते हैं, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पर A 100 है तो कैसे लिखेंगे A और उसके बाद से प्लस में 100 है तो 99 और D हो जाएगा। और D का मान यहाँ पर P हमें रखना है, तो यहाँ पर P रख लेंगे, ठीक है। और माइनस का A और प्लस में, अब माइनस है तो ब्रैकेट लगा लेंगे, प्लस में 99 D बराबर में 100, ठीक है। अब D के स्थान पर P रखना है, क्योंकि हमने P माना है तो फिर रखेंगे ही। तो यहाँ पर लिख देंगे कि A और प्लस में 99 D के स्थान पर P माइनस में A
और उसके बाद से अब यहाँ पर माइनस है तो ये वाला चिन्ह बदल जाएगा, तो माइनस में 99 p बराबर में 100। ठीक, इससे आपका ये कट जाएगा। ठीक है, ये और ये a माइनस का कैपिटल A बराबर में 100 आया। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि जो पहला समांतर श्रेणी है और दूसरा समांतर श्रेणी है, इसको जब हमने हल किया तो अंतर माइनस लगा है ना, तो अंतर इसका 100 आ रहा है। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, अब 1000वां पद भी ज्ञात कर लेंगे। तो लिखेंगे इसी प्रकार 1000वें पद का अंतर, 1000वें पद का अंतर। ठीक है, तो 100वां पद था तो हमने 100 लिखा था, अब 1000वां पद है तो हम लिखेंगे 1000 माइनस का कैपिटल A 1000 बराबर में कितना होगा, ये चीज़ हमें नहीं पता है। ठीक है, तो यही हमें ज्ञात करना है, तो बराबर यहाँ के बजाय हम यहाँ लगा देते हैं। ठीक, तो देखिए अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए एक बार बता देता हूँ कि 1000 लिखा हुआ है, बराबर में हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं A और उसके बाद से प्लस में 1000 में से 1 कम कर देंगे तो 999 D हो जाएगा। ठीक है, D के स्थान पर यहाँ पर P हमने रखना है, तो यही चीज़ आप रख देंगे। तो 1000 के स्थान पर हम क्या रखेंगे, ये वाला, तो इसके स्थान पर हम क्या रख देंगे A प्लस में 999, D के स्थान पर P रखना है माइनस का A, ब्रैकेट लगा लेते हैं A और उसके बाद से प्लस का 999 और P, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा A प्लस में 999 P माइनस में A, ये वाला प्लस है तो माइनस हो जाएगा 999 P, इससे आपका ये कट जाएगा। ठीक है, तो आया क्या आपका A माइनस का A। ठीक है, तो A माइनस का A बराबर क्या होता है 100, तो हम लिख सकते हैं कि A माइनस का A बराबर में 100, बस सिंपल आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दीजिए, आप चाहें तो लिख सकते हैं कि 1000वें पद का अंतर 100 होगा। ठीक, 1000वें पद का अंतर 100 होगा, बस आंसर हो गया। अगला देखिए, अब दोस्तों यहाँ पर है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13, इसका मैं आपको 2 तरीका बताऊंगा। एक मैं आपको पूरा इसका विधि बताऊंगा, ठीक है, कॉन्सेप्ट पूरा, और दूसरा मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, अब देखिए मामला ऐसा है ना कि ये इसका जो ट्रिक है वो एकदम से छोटा है, ठीक है, और जो लंबी वाली विधि है वो एकदम से बड़ी विधि है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा आपको अलग अलग काम करना पड़ेगा। लेकिन देखिए अगर आपसे यही वाला प्रश्न अगर ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है तब तो आपको मान लीजिए ट्रिक से काम चल जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर 2 नंबर 3 नंबर के लिए पूछता है तब आपको लंबा विधि से ही हल करना पड़ेगा, नहीं तो पूरा पूरा नंबर नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो कह रहा है कि 3 अंकों की कितनी 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। ठीक है, विभाज्य का मतलब है कि भाग दे तो पूरा पूरा कट जाए 7 से। तो देखिए 3 अंकों वाली संख्या होती कौन कौन सी है, तो सबसे छोटा शुरुआत होता है आपका 100 से। ठीक है, और 100 से बढ़ते बढ़ते आपका पहुंचता है 999 तक। ठीक है, क्योंकि 1000 में आपका 4 अंक हो जाएगा, 1 2 3 4। ठीक है, तो इसलिए 1000 तक नहीं जाएगा, आपका 999 तक ही रह जाएगा। तो इसमें अब आपको पहला चीज़ ये देखना है कि क्या 7 से ये 100 को भाग दे तो पूरा पूरा कट जाएगा, तो नहीं कटेगा, हमने करके देख लिया। ठीक है, तो हम देखेंगे अब 101 में 101 क्या कटेगा, नहीं कटेगा, ये भी हमने किया है। 102 भी नहीं कटेगा, 103 भी नहीं कटेगा और 104 भी नहीं कटेगा। ठीक है, अब 105 इस तरीके से आप करके देख सकते हैं। 7 एकन्नम आपका हो जाएगा, 7 एकन्नम 7। ठीक है, तो बचा कितना 3 को जब 5 के आगे रखेंगे तो 35 हो जाएगा, 7 बचे 35, 15 7 105, तो आपका 7 से कट जाएगा। ठीक है, दशमलव में नहीं आना चाहिए, बस वो आपका कहेंगे कि वो विभाज्य है। देखिए दशमलव में नहीं आया तो हम कहेंगे 105 7 का विभाज्य है। ठीक है, तो ये चीज़, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 105। अब हमें ढूंढना है कि इसके बाद से कौन सा अंक है जो 7 से विभाज्य है। तो आप कुछ मत करिए, इसी वाले 7 को इस 105 में जोड़ दीजिए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 7 5 12, 112। तो आप काट करके देख लीजिएगा, 112 इस 7 का विभाज्य है। वही अगर आप ढूंढना होगा तो ढूंढ लिए, 111 भी नहीं कटेगा, 110 भी नहीं कटेगा, 109 भी नहीं कटेगा।
ठीक है। अब इसके बाद से अगला आप ढूंढना होगा, तब फिर इसी 7 को इस 112 में जोड़ दीजिए, तो आपका कितना हो जाएगा, 1 और 7 2 9, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। और भी आगे तक ले जाना होगा तो इसी 7 को इसमें जोड़ दीजिएगा। अब इसी तरीके से करते करते अब लास्ट में पहुँचेंगे, तो क्या 999 7 से कट जाएगा, तो ये भी नहीं कटेगा, ठीक है, हमने करके देख लिया है। अब इसके बाद से तो 998 ये भी नहीं कटेगा, 997 कम होना है, ठीक है, अधिक नहीं होना है, 998 भी नहीं कटेगा। आपका जो कटने वाला है वो आपका 994 कटने वाला है, ठीक है। इस चीज़ को हमने ऑलरेडी कर लिया है, तो आपको भाग कर करके देखना ही पड़ेगा, इसके अलावा और कोई मेथड नहीं है, ठीक है। नहीं तो आपको ट्रिक से हल करना पड़ेगा, आप ट्रिक से हल कर देंगे तो फिर आपका पूरा नंबर नहीं मिलेगा। तो अगर 3-4 नंबर के लिए आएगा तो आपको यही काम करना ही पड़ेगा। तो देखिए 7 से 7 एक का नम 7 बचा 2 को इसके आगे रखेंगे तो 29 हो जाएगा, तो 7 चौका 28। अब बचा कितना, 1, ठीक है, 29 हुआ था, 1 बचा, 1 को 4 के आगे रखेंगे तो हो जाएगा 14, 7 दूना 14 हो गया ना। तो आपका लिख देंगे कि 994, ठीक है। अब बस इतना आ गया, आप इसको सिंपल इससे हल कर देंगे। ए बराबर आपका है 105, डी बराबर, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 7 7 जोड़ रहे थे ना सब में, तो 7 है। उसके बाद से लास्ट वाले को हम ए एन से लिखते हैं 994, तो यहाँ पे लिख दीजिए कि ए एन बराबर में ए प्लस एन माइनस का 1 और डी, ए एन का मान 994 बराबर में ए का मान 105, एन माइनस 1, एन का मान तो मालूम नहीं है, डी का मान मालूम है, लिख दिए। इसको हम इधर कर लेंगे, तो 994 माइनस का 105 बराबर में एन माइनस का 1 और 7। अब इसको घटा देंगे, ठीक है, तो 14 में से 5 जाएगा, क्योंकि हासिल लेना पड़ेगा, 14 में से 5 जाएगा तो 9 बचेगा, और 8 फिर 9, फिर बट्टे में आपको 7 कर लेना है, इस वाले गुणा कर इधर करेंगे भाग कर देगा, और इस तरीके से अब इसको काटेंगे। देखिए यहाँ पर हमने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है, ये वाला 1 हमने इसमें से घटाया ही नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये हो जाएगा 8 हो जाएगा, 889, ठीक, सॉरी उसके लिए। तो देखिए आपको कितना हो जाएगा, 7 एक 7, ठीक है, बचा 1, 7 दूना 14 और 7 7 49 बराबर में n माइनस का 1। अब ठीक होगा, अब इसको इधर कर देंगे तो 128 बराबर में n हो जाएगा, ये हो गया, ठीक है। तो अब हम कह सकते हैं कि 100 से और 999 के बीच में 128 ऐसी संख्याएं हैं जो कि 7 से विभाज्य हैं, बस यही आपका। तो अब आइए इसका हम लोग ट्रिक देखते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमारा ट्रिक है, 100 है और 999, तो सिंपल आपको करना क्या है कि 100 में 7 से भाग दे देना है, ठीक है। तो इसको करेंगे तो 7 एक 7, तो यहाँ पर हो जाएगा, तो बचेगा 3, 0 उतार लेंगे, 7 चौका 28, यहाँ पर आपका हो जाएगा 28, और उसके बाद से बचा 2, ठीक है। अब 2 बचा तो इससे ये 2 छोटा है तो अब छोड़ देंगे, ठीक है, और ऊपर भी कोई अंक नहीं है, बस इस 14 को हमें ध्यान में रखना है। अब इसके बाद से 999 है, तो देखिए 999 को भी इस तरीके से लिख लेना है, 7 से ही आपको भाग दे देना है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 7 एक 7, बचा आपका 2, ऊपर से 9 उतार लेंगे, 7 चौका 28, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 28, बचा 1, ऊपर से 9 उतार लेंगे, 7 दूना 14, तो यहाँ पर आपका 7 दूना 14, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 बच जाएगा, ठीक है। तो इसमें से अब यहाँ पर 5 है, इससे छोटा है, ऊपर भी कोई अंक नहीं है तो छोड़ देंगे। तो देखिए आप सिंपल क्या करना है कि इस 142 में से इस 14 को घटा देंगे, आपका आ जाएगा कितना, 142 में से 14 घटाएंगे तो 12 में से 4 जाएगा, 8 बचेगा, 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा, ऊपर से 1। देखिए आपका हमने आंसर लाया था ना कि n बराबर में 128, देखिए 128 आ गया। तो ट्रिक से करना होगा तो ऐसे कर लीजिएगा, ठीक है, और बेसिक एकदम कॉन्सेप्ट लगाना होगा तो ये वाला लगाएंगे, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। देखिए यहाँ पर है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या कह रहा है, 10 और 250 के बीच में कितनी संख्या है जो कि 4 के गुणज है, ठीक है। अब देखिए गुणज होता क्या है, तो गुणज मतलब ये होता है कि कोई भी संख्या जिसका हम गुणनखंड करें उसमें 4 आना चाहिए, चाहे जैसे आओ, ठीक है। तो देखिए इसको सबसे पहले 10 को हम चेक करेंगे, तो 10 इस तरीके से आपको गुणनखंड कर लेना है, तो 2 बच्चे 10, फिर 5 एक 5, तो इधर देखिए कहीं पर 4 आ रहा है, 2 आ रहा है, 5 आ रहा है, 4 नहीं आ रहा है, मतलब कि 10 नहीं है,
11 का करेंगे तो हमने किया था नहीं आया, 12 का करेंगे तो देखिए 12 करके दिखा दे रहे हैं, 2 छके 12, फिर 2 तिया 6, फिर 3 एक 3, तो देखिए यहाँ पर 2 दूना 4 यहाँ पर मिल जा रहा है, मतलब कि 12 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 12। अब इसके बाद से अगला कौन सा होगा? ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसको हम लिख देंगे यहाँ पर 10 और 250 के बीच में बताना है। तो 12 में क्या है, 4 का गुणज मिलता है। उसके बाद से अगला पद, तो इसी वाले जो 4 है इसी को आप इसमें से जोड़ दीजिए। ठीक है, तो 12 4 16, 16 में 4 का गुणज मिलेगा, और 16 से पहले और 12 के बाद वाले में एक भी 4 का गुणज नहीं मिलेगा। ठीक है, 13 में नहीं मिलेगा, 14 में भी नहीं मिलेगा, 15 में भी नहीं मिलेगा। ठीक है, 16 में मिलेगा। अब 16 में फिर 4 जोड़ेंगे तो आपका 20 हो जाएगा, 20 में मिलेगा। ठीक है, 20 से पहले वाले में कोई में नहीं मिलेगा। ठीक है, 16 के बाद देखिए 17 आता है, 17 में नहीं मिलेगा, 18 में भी नहीं मिलेगा, 19 में भी नहीं मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से आपको अब देखना है कि क्या 250 में मिलेगा, तो 250 में भी नहीं मिलेगा। ठीक है, करके देख लीजिएगा यहाँ पर 250, देखिए 5 से करना पड़ेगा, तो 5 बचे 25, फिर 5 एक 5, फिर 5 दूना 10, फिर 2 एक 2, तो देखिए यहाँ पर कहीं पर मिला, केवल 2 मिला है, 4 की ज़रूरत है, तो इसमें नहीं मिला हमें। ठीक है, 49 में भी नहीं मिलेगा। ठीक है, 48 में देखते हैं, तो देखिए 248, तो 2 एक 2, 2 दूना 4, 2 चौका 8, फिर 2 छः 12, 2 दूना 4, देखिए यहाँ पर मिल गया ना, बस आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 248 मिला है, तो लास्ट में लिख लेंगे 248, बस अब आपका आंसर आ जाएगा। ए बराबर में आप लिखिए 12, डी बराबर में आपको लिखना है 4, और लास्ट वाले को एन से लिखते हैं तो 248 लिख देंगे। ठीक है, तो एन बराबर में ए प्लस में एन माइनस का 1 और डी। ठीक है, तो एन का मान 248 है, और ए का मान कितना है 12 है, एन माइनस का 1, और डी का मान कितना है 4 है। ठीक, इसको हम इधर बुला लेंगे, तो माइनस कर जाएगा इसमें से, तो बचेगा 6, और उसके बाद से 3 2 बराबर में एन माइनस का 1 और 4, इस 4 को इधर ले जाएंगे, तो 23 6 बट्टे में 4 बराबर में एन माइनस का 1, तो ये आपको कितना हो जाएगा 4 पचे 20। ठीक है, 4 छः 24 ज़्यादा हो जाएगा, 4 पचे 20, 4 9 36 बराबर में एन माइनस का 1, इसको हम इधर ले आएंगे तो जुड़ जाएगा इसके साथ, तो 60 बराबर में एन। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या कह सकते हैं कि 10 और 250 के बीच में 60 ऐसी संख्याएं हैं जिसमें 4 का गुणज मिलेगा, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, तो इसमें देखिए सिंपल कह रहा है कि एन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियाँ, ये दोनों समांतर श्रेणियाँ हैं कि nवें पद बराबर होंगे। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, मैं आपको सिंपल तरीके से बताता हूँ। जैसे कि ये इसमें कह रहा है कि ये समीकरण जो है आगे चलते चलते किस पद पर पहुँचेगा तो दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। नहीं समझ में है, समझिए इसको। जैसे यहाँ पर 1 2 3 तीसरा पद तक पहुँचा है तो ये 67 हुआ है, और ये तीसरा पद तक पहुँचा है तो 17 हुआ है। ठीक है, तो ऐसे ही चलते चलते ये कभी ऐसा पहुँचेगा, जैसे मान लीजिए कि सपोज करिए कि ये आपका 10वां पद तक पहुँचा तो ये 100 हो गया, तो उसी तरीके से ये भी जब 10वां पद तक पहुँचे तो 100 हो जाए। ऐसा हमें एन का कौन सा मान, एन के स्थान पे कौन सा ऐसा मान रखें कि दोनों आपस में बराबर हो जाए। ठीक है, अब नहीं समझ में आए इसको हल करते हैं, फिर आपको बेहतर तरीके समझ में आएगा। ठीक है, सारा चीज़ एकदम से क्लियर कर दूंगा। तो देखिए सबसे पहले इसको नोट कर लेते हैं कि 63 और 65 और 67। ठीक है, इसको भी नोट कर लेते हैं कि 3 10 और 17। ठीक है, इसका पहला पद क्या है, ए बराबर में 63 है, दूसरा इसमें डी कितना है, तो 65 में से 63 को घटाएंगे तो आपको बचेगा 2, तो ये आपका ए एन बराबर में ए प्लस में एन माइनस का 1 और डी। ठीक है, इसमें भी आपको निकाल लेना है कि ए बराबर में आपका 3 हो जाएगा, डी बराबर में 10 में से 3 जाएगा तो बचेगा 7, तो ए एन बराबर में ए प्लस एन माइनस का 1 डी। तो ये आपका ए एन बराबर में कितना हो जाएगा, 63 के ए के स्थान पर 63 रखेंगे, एन माइनस का 1 डी के स्थान पर 2 रखेंगे, और ए एन बराबर में ए के स्थान पर 3 और एन माइनस का 1 डी बराबर में आपको 7 रख देना है। ठीक है, ये चीज़ इतना आ जा रहा है, कह रहा है कि
कि एनवें पद बराबर होंगे। ठीक है, कब ये बराबर होंगे, इसका एनवां पद कब जाके दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, दोनों समीकरणों का कौन सा पद आपस में एकदम से बराबर हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, प्रश्नानुसार लिख देना है, प्रश्नानुसार। तो ए एन बराबर में ए एन, ये चीज़ कब होगा, ठीक है, कौन सा पद इन दोनों का आपस में बराबर हो जाएगा, यही चीज़ हमें बताना है। तो देखिए कैसे, इस ए एन का मान ये वाला रखेंगे 63 प्लस में एन माइनस का 1 और 2, इसका मान ये वाला रख देंगे 3 प्लस में एन माइनस का 1 और 7, इसका गुणा इसमें कर देंगे तो हो जाएगा 63, इसको इधर बुला लेंगे तो माइनस का 3 प्लस में इसका गुणा कर देते हैं एन 2 एन हो जाएगा ना, 2 से गुणा करेंगे तो माइनस का 2, फिर इसमें ये तो इधर चला गया, बचा है कि 7 एन माइनस का 7। ठीक है, ये प्लस लिखिए ना लिखिए कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको घटा देंगे तो 60 हो जाएगा। अब इन दोनों को इधर लेके चले जाते हैं तो 7 एन माइनस का 7, इसको इधर करेंगे तो माइनस का 2 एन, ये वाला आपका कितना हो जाएगा प्लस का 2। ठीक है, उसके बाद से आपका ये आपका 60 हो गया और इधर आपका 7 एन में से 2 एन घटेगा तो 5 एन हो जाएगा, 7 में से 2 घटेगा तो माइनस का 5 हो जाएगा, इसको हम इधर बुला लेंगे तो आपका हो जाएगा कितना 65। ठीक है, माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा और यहाँ पर 5 एन, 5 को इधर कर देंगे, 65/5 बराबर में एन, तो 13 × 65, 13 बराबर में एन, ये चीज़ हो गया। ठीक है, अब यहाँ से पूछ रहा था ना कि एन के किस मान के लिए दोनों समीकरण आपस में क्या हो जाएगा, इसके वैल्यू आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि एन बराबर जब हम 13 रखेंगे तो इसका जो मान आएगा, ठीक है, वो एक समय पर आपका दोनों का दोनों बराबर हो जाएगा। नहीं समझ में, देखिए कैसे, इसको हम इस तरीके से निकालेंगे। पूछ रहा है ना कि कौन सा पद इसका आपस में दोनों का बराबर हो जाएगा, तो हम लिखेंगे फॉर्मूला कि ए एन बराबर में ए प्लस एन माइनस का 1 और डी, यही फॉर्मूला होता है ना। तो एन बराबर हमें 13 रखेंगे। ठीक है, तो देखिए ए एन है यहाँ पर, तो 13 बराबर में ए का मान, तो सबसे पहले इसको हल कर दें। ठीक है, उसके बाद इसको हल करेंगे। तो ए का मान 63, फिर डी का मान 2, तो 63 फिर प्लस में एन का मान यहाँ पर निकाले हम 13 माइनस का 1। देखिए ये वाला काम नहीं करना, ठीक है, आपको बस यहाँ तक कर देना, आपका आंसर आ गया। ये मैं आपको क्लियर करने के लिए बता रहा हूँ कि इसका कौन सा पद आगे चल के दोनों का बराबर होगा। तो यहाँ पर आपका डी का मान 2 रखना है। ठीक है, यहाँ से तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 63 प्लस में ये आपका 12 दूना 24, तो ये आपका जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, तो 80 और 4 दिन 7 87। ठीक है, तो इस वाले समांतर श्रेणी में 13वां पद, ठीक है, ये 13 है ना, तो 13वां पद 87 है। अब चेक करेंगे कि इस वाले समांतर श्रेणी में 13वां पद कितना आ रहा है। तो चलिए इस इधर कर लेते हैं। तो ए एन बराबर में ए प्लस में एन माइनस का 1 और डी। ठीक है, तो ए एन के स्थान पर 13 ही निकाले हैं ना, दोनों को हल करके। तो ए 13 बराबर में ए का मान इधर कितना है 3 है, डी का मान 7 है, 3 एन का मान 13 माइनस का 1, डी का मान 7, बीच में प्लस रहेगा तो 3 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 12, 12 7 हो जाएगा 84, तो ये आपका 87। ठीक है, तो देखिए यहाँ भी इसका भी 13वां पद 87 आ रहा है। ठीक है, इसका भी 13वां पद 87 आ रहा है। तो पूछ रहा था ना कि nवें पद का कब बराबर होंगे, तो इसका 13वां जो पद होगा, ठीक है, दोनों का 13वां जो पद होगा वो आपस में बराबर होगा, बस यही चीज़ था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या कह रहा है कि वह एपी ज्ञात कीजिए। एपी का मतलब क्या होता है, यही वाला होता है कि मान लीजिए 2 4 6 8, इस तरीके से ये जो लिखा होता है इसी को हम एपी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या कर देंगे, कह रहे हैं कि एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है। तो सिंपल है, तीसरा पद, तो तीसरा पद को A3 लिखते हैं, इसका 16 है। ठीक, सातवां पद पाँचवें पद से 12 अधिक है। अब हमें पता ही नहीं कि पाँचवा पद है कितना, तब हम कैसे सातवां पद बता दें। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि पाँचवा पद कुछ है। तो इस तरीके से करना है कि माना पाँचवा पद जो है A5 जो है वो हमारा x है।
ठीक है। तो सातवां पद कितना हो जाएगा, पाँचवें पद से 12 अधिक है, तो सातवां पद हो जाएगा x प्लस का 12। ठीक, तो अब इसको लिख लेंगे फॉर्मूले से। A3 बराबर फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस में 3 है तो लिख देंगे 2d। A3 क्या है, 16 है, तो a प्लस में 2d, ये चीज़। ठीक, अब इसी तरीके से A5 लिख लेंगे, तो A5 बराबर में हो जाएगा a प्लस में 4d। तो A5 का मान यक्स है तो यक्स हो जाएगा, और a प्लस में 4d, ये हमारा दूसरा निकल गया। ठीक है, समीकरण 1। समीकरण 2, A7 बराबर में a प्लस में 6d। तो A7 का मान x प्लस में 12 बराबर में a प्लस में 6d, ये समीकरण आपका 3 हो गया। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करते हैं कि इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो हम क्या करते हैं, इस x वाले को घटा देते हैं ताकि x का मामला ख़त्म हो जाए। तो देखिए लिख देंगे x प्लस में 12 बराबर में a प्लस में 6d, और ये वाला x बराबर में a प्लस में 4d, तो घटा देंगे इसको, तो ये आपका x प्लस 12 में से x घटेगा तो केवल 12 बच जाएगा, और a से ये तो कट जाएगा, 6d में से 4d आपका क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तो आपका 2d बचेगा, और 2 को हम इधर भेज देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 12/2 बराबर में हम भाग करेंगे तो d बराबर आपका 6 आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गया। अब इसके बाद से देखिए क्या करेंगे कि इन दोनों को हमने घटा दिया तो इसका मामला तो ख़त्म। अब d के मान को उठाएंगे और इस समीकरण वाले में रख देंगे, ठीक है, जिसमें x नहीं है, तो आपका 16 बराबर में a प्लस में 2 गुणे d के स्थान पर हम 6 रख देंगे, 6 दूना 12 को इधर भेज देंगे, 16 माइनस का 12 बराबर में a, इसको हम घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 4 बराबर में a। ठीक है, तो यहाँ से हमारा मिल चुका है पहला पद, तो पहला पद हमारा है 4, तो दूसरा पद क्या हो जाएगा, तो दूसरा पद में हम क्या करना होता है कि इसी 4 में इस 6 को जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 10। अब दूसरे इस 10 में इस 6 को जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 16। अब इसी 16 में 6 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 22। बस यही आपका AP निकल गया। ठीक है, बस यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो बस दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। तो चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 से आगे के क्वेश्चन को हल करेंगे।